अगर आप इस देश के हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा पूरा। पीएम केयर फंड सूचना के अधिकार के अंतर्गत आते हुए भी केंद्र सरकार उससे जुड़ी जानकारी देने से बिल्कुल भी इनकार कर रहा है। बंबई में याचिका दायर की गई कि उससे जुड़ी जानकारियां आप दें, कितना पैसा खर्चा आया, कहां तक खर्चा किया, इसके पीछे भी जानकारी उन्होंने नहीं दिया। जबकि आरटीआई के अंतर्गत उसके मुख्य सूचना आयुक्त के अंदर सूचना आयुक्त ने यह बात बोली कि आरटीआई के अंतर्गत 2005 जो सूचना का अधिकार है उसके अंतर्गत पीएम केयर फंड आएगा। इसके तहत जो पिछले 2011 में खोला गया था प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कोष, वो भी सूचना के अधिकार के अंतर्गत आता है, लेकिन उसके पीछे भी जानकारी जो मांगी गई थी वो नहीं दिया गया था। जानते हैं क्यों? क्योंकि सूचना अधिकार में जो संशोधन हुआ है उसमें कैबिनेट में साफ शर्तें लिखी गई हैं कि कैबिनेट केंद्र सरकार ये तय करेगा कि सूचना आयुक्त के जो जितने भी अधिकारी हैं, वो मुख्य सूचना आयुक्त हो या सूचना आयुक्त हो, उसकी सेवा शर्तें और जितने भी वेतन भत्ते हैं वो केंद्र सरकार मतलब कैबिनेट देगी, मतलब प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट ये तय करेगी। तो आखिर ये बताइए कि सूचना के आयुक्त आखिर कैसे स्वतंत्र रह सकते हैं और किसी मुद्दे से जुड़ी जानकारी आखिर लोगों को कैसे दे सकते हैं? वीडियो को पूरी तरह से अगर जानना है आपको पीएम के घर में किस तरह का घोटाला हो सकता है तो वीडियो को पूरी तरह से देखिएगा, वरना कभी जान नहीं पाएंगे। सोशल मीडिया और समाचार पत्र कभी ये सामने नहीं लाएंगे आपको कि आखिर पीएम केयर फंड किस तरह से निसंदेह और किस तरह से मतभेद होते हैं केंद्र सरकार और मुख्य सूचना आयुक्त के अंतर्गत। पीएम केयर फंड की गाइडलाइंस ये जरूर कहती है कि उसमें देश के जो प्रधानमंत्री है उनके साथ ही विपक्षी नेताओं के उसमें नाम होने चाहिए, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, निर्मला सीतारमण और राजनाथ के नाम है, विपक्षी पार्टियों के नेताओं के एक भी नाम नहीं है। आप बताइए कि अगर केंद्र में सरकार कैबिनेट के अगर राज्य मंत्री रहेंगे और विपक्षी नहीं रहेंगे तो उसमें पारदर्शिता कहाँ रह सकती है? घोटाले होने के बिल्कुल भी चांस नहीं है। जबकि पीएम केयर फंड जो है संसद से, विधेयक से, किसी भी और केंद्र सरकार द्वारा बिल्कुल भी नहीं चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कोष भी इसी तरह हुआ था, उसमें याचिका दायर की गई थी और केंद्र सरकार ने पलड़ा झाड़ लिया था, आरटीआई को अपने अंतर्गत कर लिया था और यह बोला था कि इससे आप बिल्कुल भी जानकारी मत दीजिए, इस याचिका को खारिज कर दीजिए। और पीएम केयर फंड में भी यही हुआ। आप पूरी वीडियो देखिए तब आप समझ पाएंगे, वरना कभी समझ नहीं सकते कि आप इस प्रकार के घोटाले कैसे हो सकते हैं। आप नीरव मोदी को बहुत बोलते हैं, बहुत चिल्लाते हैं, लेकिन इस प्रकार के मुद्दों को आप बिल्कुल भी नहीं उठाएंगे। समाचार मीडिया पत्र इस मुद्दे पर बिल्कुल भी नहीं उठा सकता कि आखिर इतने बड़े पीएम केयर फंड जिसमें बहुत सारा पैसा है उसमें विपक्ष का एक भी नेता क्यों नहीं है? लोकसभा में विपक्ष का नेता है, राज्यसभा में विपक्ष का नेता है, हर एक मुद्दे पर बात करते हैं, लेकिन इस पीएम केयर फंड में कोष में आखिर क्यों नहीं है? पूरी वीडियो तरह से देखिए, बिल्कुल भी अच्छी तरह से बताया मैंने पीएम केयर फंड के साइड से लेकर के और सभी तमाम जो केसेस आए हैं सभी को। आप पूरी वीडियो देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि आप कितने अंधेरे में रहते हैं। वीडियो देखिए आप। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आप तक के इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर पीएम केयर फंड को लेकर के आखिर इतनी कंट्रोवर्सी क्यों। अगर देश की आम नागरिक जनता अगर ये जानना चाहे कि आखिर पीएम केयर फंड में कितना पैसा गया, कितना अनुदान दिया गया और इस अनुदान का किस क्षेत्र में कितना खर्चा किया गया, तो आखिर इसमें केंद्र सरकार को दिक्कत क्या है, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। और आरटीआई फाइल करने के बावजूद भी केंद्र सरकार ये दूसरे हाई कोर्ट को ये क्यों कहती है कि आप इसे खारिज कर दीजिए, क्योंकि इस प्रकार की याचिका दायर कई बार भी की गई है और ये बिल्कुल भी अनुचित है। इस प्रकार की बातें देखने को मिल रही है। आखिर इतना मतभेद क्यों हो रहा है? सूचना का आयोग आरटीआई सूचना का अधिकार 2005 में आया था, जो देश के सभी नागरिकों को ये अधिकार देता है कि आप सरकारी, गैर सरकारी और संसद, राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए नियम, कायदे, कानून के तहत जो भी अगर कोई कंपनी, संस्था, संगठन अगर होती है तो आप उससे इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं। जबकि पीएम केयर फंड कोरोना वायरस के समय में दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खोला था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, और इसका सूचना कई लोगों ने मांगा है, लेकिन केंद्र सरकार इससे पलड़ा झाड़ रही है क्योंकि ये पब्लिक अथॉरिटी के अंतर्गत नहीं आता, इसलिए हम नहीं बता सकते। तमाम ऐसे सवाल हैं, सभी सवालों को आज जानेंगे और ये क्लियर करेंगे कि आखिर केंद्र सरकार आम जनता से कितना झूठ बोलने का काम कर रही है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं पीएम केयर फंड को लेकर के कि ये 28 मार्च को जब कोरोना वायरस की जो महामारी 22 मार्च को पहला लॉकडाउन लगा था और उसके 6 या 7 दिन पहले ही ये पीएम केयर फंड का गठन कर दिया गया था। आमतौर पे ये इसलिए किया गया था कि कोरोना वायरस की महामारी से लड़ने के लिए स्वास्थ्य कर्मचारियों को इसमें वेतनभोगी बनाने के लिए जो भी सहायता अगर मुद्दा हो सके उसको और तंदुरुस्त और दुरुस्त करने के लिए ये किया गया था। ये एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया गया था और इसमें आपको ये जानकर हैरत होगी कि इसमें कौन कौन से सदस्य हैं, आपको मैं बता देता हूँ। नरेंद्र मोदी अध्यक्ष हैं, गृह मंत्री हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। 4 व्यक्ति हैं इसमें ट्रस्टी हैं इस पीएम केयर फंड के। मैं आपको बताऊंगा कि आगे भी, जबकि इसमें अगेंस्ट विपक्षी पार्टियों के आदमी भी होने चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार ने इसको बिल्कुल भी नहीं रखा है।
सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं कि इस पीएम केयर फंड को लेकर की बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दायर करी गई, जिसमें फंड से संबंधित जो सूचनाएं हैं वो सार्वजनिक करने की बात करी गई। सार्वजनिक का मतलब ये है कि लोगों के सामने ट्रांसपेरेंसी रखने की बात करी गई। लेकिन और ये भी कही गई कि इसकी जो रिपोर्ट है आप कैग हमारा होता है भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, मतलब देश के सार्वजनिक जो भी संवैधानिक हो या असंवैधानिक संगठन जो बड़े होते हैं, संस्था होती हैं, उनसे जितने भी जो लेखा जोखा का कार्य होता है वो संभालते हैं और उसकी चेक करते हैं। और ये भी कहा गया कि उनसे ये चेक कराई जाए। लेकिन क्योंकि ऐसी एक याचिका को अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही खारिज कर दिया था और इसको लेकर के इस याचिका को भी उसने खारिज कर दिया, क्योंकि उसने ये बताया कि ये पब्लिक अथॉरिटी है। आगे याचिका में ये भी बताया गया था कि पीएम जो फंड है उसकी गाइडलाइंस के अनुसार आप अध्यक्ष और 3 ट्रस्टी के अलावा अन्य 3 और ट्रस्टी को आपको नॉमिनेट करना है। जैसा कि मैंने बताया, प्रधानमंत्री अमित शाह, गृह मंत्री और जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं, उनके विपक्ष में भी इस ट्रस्ट में और लोगों के नाम होने चाहिए थे, जबकि इसमें नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। ये पीएम फंड जो पीएम केयर फंड है उसकी गाइडलाइंस ये बता रही है कि अगर आप इसमें 4 लोग हैं तो आपके विपक्षी पार्टियों के, चाहे वो हेल्थ, विज्ञान, स्वास्थ्य या फिर कृषि विभाग, किसी भी फील्ड से होने चाहिए और होने ही चाहिए। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से निर्देश देने की मांग की और इस ट्रस्ट में विपक्षी दलों के कम से कम 2 लोगों की नियुक्ति की जाए, ऐसी भी उन लोगों ने मांग की ताकि ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता बनी रहे सार्वजनिक लोगों में। इस पर केंद्र क्या कहता है, अब ये मैं बताता हूँ। केंद्र ये कहता है कि पीएम केयर फंड को लेकर उच्च स्तर की गोपनीय बरती जा रही है, मतलब कि आप सिक्योरिटी रख रहे हैं, है ना, और इसे लेकर दायर किए गए सूचना का अधिकार आरटीआई आवेदकों को इस आधार पर खारिज कर दिया जा रहा है क्योंकि पीएम केयर फंड आरटीआई एक्ट 2005 के तहत एक पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। आप इस बात को ध्यान रखिएगा, हम सारी चीज़ों को देखेंगे अपने हिसाब से नहीं, उनके जो डाटा दिए गए हैं उनके अनुसार से ही आखिर इतना मतभेद क्यों हो रहा है मैं आपको बताने वाला हूँ। उन्होंने ये पलड़ा झाड़ दिया कह के कि आरटीआई एक्ट 2005 के तहत ये जो पीएम केयर फंड है ये पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, मतलब इसमें सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। उसका ये कहना है कि ये पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, इसलिए हम लोगों को ये नहीं बता सकते कि किसमें कितना जो पीएम अनुदान लोगों ने दिया है। देश के तमाम बड़े दिग्गज और छोटे बड़े लोगों ने सभी दिया है, तो ये नहीं बता सकते कि कितना पैसा आया है, इस पैसे का किस क्षेत्र में कितना यूज़ किया गया है, क्योंकि ये पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, इसलिए हम नहीं बता सकते। अब मैं आपको सबसे पहले लेकर चलता हूं, तो इसके बाद जो जवाब आया 29 मई को भेजे गए जवाब में कुमार ने लिखा, ये पीएमओ ऑफिस है, प्रधानमंत्री ऑफिस के कुमार इनका नाम है। पीएम केयर्स आरटीआई 2005 की धारा 2H के तहत पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, जो मैं आपको पहले पीछे बता चुका हूं। हालांकि पीएम केयर से जुड़ी संबंधित जानकारी pmcare.com.gov.in वेबसाइट पर देखी जा सकती है। अब हम चलेंगे इस वेबसाइट पर। जैसा कि ये पीएमओ के ऑफिस आरटीआई एक्ट जैसा बता रहे हैं कि धारा 2H के तहत पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, इसलिए हम इसको सार्वजनिक नहीं कर सकते। अगर आपको जानकारी लेनी है इससे संबंधित तो आप pmcare.com पर जाइए। अब हम चलेंगे pmcare.com.gov.in पर। अब ये देखेंगे कि आखिर उसमें कितनी जानकारियाँ दी गई हैं, क्या उसमें ये जानकारी दी गई है कि कितने पैसे आ सकते हैं, अनुमानित भी देना चाहिए जबकि ये बिल्कुल भी नहीं है, किस क्षेत्र में इस पैसे का यूज़ किया जाएगा ये भी तक नहीं है, और अभी तक कितना किया गया ये भी नहीं है। तो हम चलते हैं अब अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और इस वेबसाइट पर कि आखिर उसमें क्या दिया गया है। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं pmcare.gov.in। जैसा कि पीएमओ के ऑफिसर ने बोला था कुमार जी ने कि आप 2005 की धारा 2H के तहत पब्लिक अथॉरिटी नहीं है और आप इससे जुड़ी जो जानकारियां और संबंधित जानकारियां हैं वो pmcare.gov.in पर जाकर देखिए। अब हम उसकी वेबसाइट पर आ चुके हैं और अब हम यहाँ देखते हैं कि आखिर यहाँ पर कितनी जानकारियाँ हमको मिलती हैं। ये है फ्रंट पेज पीएम केयर फंड का और इसमें तमाम सारी चीज़ें लिखी गई हैं। आपको मैं पढ़ के बता देता हूं कि पीएम फंड का जो उद्देश्य कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई को मजबूत रखना, इससे गुणवत्ता इलाज पूर्वाज सुनिश्चित होगा, साथ ही कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए रिसर्च को बढ़ावा देगा। मैं हर क्षेत्र के लोगों को पीएम केयर में सहयोग करने की अपील करता हूँ। ये खैर ठीक तो फ्रंट पेज की बातें हैं। अब मैं इसके बारे में अबाउट में लेकर चलता हूँ कि आखिर अबाउट इसके बारे में और ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। आप ये इंग्लिश में लिखा हुआ, मैं इसको आपको हिंदी में कन्वर्ट करके आपको ले चलता हूँ और देखता हूँ कि इसमें कितनी सारी जानकारियाँ देखने को मिलती है। जैसा कि पीएमओ ऑफिस के अधिकारी ये बोलते हैं कि इससे जो जुड़ी जानकारियाँ हैं
अनुदान, इससे कितना खर्चा किया गया, इससे जुड़ी जानकारियाँ आपको यहाँ मिल जाएगी। अब देखते हैं कि यहाँ पर कितनी चीज़ें मिलती हैं हमको। सबसे पहले हम एक एक पॉइंट को देख लेते हैं कि डोनेट का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। ये डोनेट का ऑप्शन दिया गया कि आप यहाँ से जा करके डोनेट दे सकते हैं। आप ये देख पा रहे होंगे कि जैसा ये डोमेस्टिक डोनेशन, ये फॉरेन विदेशों से, और फॉरेन डोनेशन विद ट्रांसफ़र स्विफ्ट कार्ड से, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, ये केवल डोनेशन का जो तरीका है, ऑप्शंस है कि आप किस तरह से कर सकते हैं, ये दिया गया है। होम पेज में अबाउट में हम जाते हैं। इसके बाद डोनेशन के बाद आप प्रिंट रिसिप्ट ले सकते हैं। पीएम केयर जो रिसिप्ट होती हैं, आप यहाँ से रिसिप्ट ले सकते हैं, तो रिसिप्ट के बारे में दिया गया है। इसके बाद FAQs, इसके पीएम केयर फंड के बारे में बताया गया है और ट्रस्ट के बारे में बताया गया है और इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताया गया है, जो कि हम पहले वाले पेज में देखेंगे, हम इसमें अबाउट वाले में देखेंगे, ठीक है। सबसे अब हम एक काम करते हैं कि सबसे पहले इसको इंग्लिश जो है इसको हिंदी में कन्वर्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स को उठा करके हमने आपके सामने ही मैं कर रहा हूँ, कॉपी कर लिया मैंने, इतना अपन इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। कॉपी करके हम इसे गूगल ट्रांसलेटर में ले जाते हैं और फिर देखते हैं कि इसका आखिर मतलब क्या होता है। अब इसका मतलब सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकालीन या किसी अन्य प्रकार की आपात आपदा या संकट से संबंधित किसी भी प्रकार की राहत या सहायता के लिए या तो मानव निर्मित या प्राकृतिक, जिसमें स्वास्थ्य सेवा या औषधि सुविधाओं का निर्माण या उन्नयन शामिल है, अन्य आवश्यक बुनियादी ढांचा, वित्त पोषण, प्रासंगिक अनुसंधान या किसी अन्य प्रकार का समर्थन, वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पैसों के अनुदान प्रदान करने या ऐसे कदम उठाएं जिन्हें प्रभावित आबादी को न्यासी बोर्ड आवश्यक समझा जा सकता है, ठीक है। आप ये इसमें देखते जाइए कि आखिर पैसे का अनुदान और कितना खर्चा हुआ, आपको कितना जानकारी मिलता है। इसमें बिल्कुल भी जानकारी आपको देखने को नहीं मिलेगी किसी अन्य गतिविधि करने के लिए जो उपरोक्त व्यक्तियों के साथ असंगत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें इसमें फर्स्ट में दिया गया था। तो ये जो चीज़ें हैं इसका मतलब हमने समझ लिया, ये जो सारी चीज़ें हैं इसमें अपन ने देख लिया। अब हम चलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ट्रस्ट, इसके बारे में और सी जानकारियाँ क्या है। इसको हमने कॉपी किया और कॉपी करके गूगल ट्रांसलेटर में हमने इसको पेस्ट कर डाला। अब इसका हिंदी वर्ड क्या निकलता है। प्रधानमंत्री पीएम कोष के पदेन अध्यक्ष और रक्षा मंत्री गृह मामलों के मंत्री और वित्त मंत्री भारत सरकार निधि के पदेन न्यासी होते हैं, मतलब न्यासी होंगे। आप इसमें साफ तरीके से लिखा हुआ है कि जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, गृह मंत्री हैं राजनाथ सिंह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और भारत सरकार के पदेन सन्यासी होंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री भी इसके सन्यासी होंगे। न्यासी बोर्ड, प्रधानमंत्री के अध्यक्ष के पास 3 न्यासी बोर्ड को नामित करने की शक्ति होगी। आप इस वर्ड को देखिए कि 3 न्यासी बोर्ड को नामित करने की शक्ति होगी, जो एक अनुसंधान से होगा, स्वास्थ्य से, विज्ञान, सामाजिक कार्य, कानून, लोक प्रशासन और जन कल्याण के क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे। इसके अलावा ट्रस्टी नियुक्त किया गया है कि कोई भी व्यक्ति एक निःशुल्क क्षमता में कार्य रहेगा, निःशुल्क क्षमता में कार्य करेगा, मतलब इसके लिए कोई भी पैसा वैसा नहीं दिया जाएगा। मुझे एक बात बताइए कि इसमें जो है, इसमें एक विपक्षी पार्टी कौन सा आपको दिखता है इस ट्रस्ट के अलावा? आपको विपक्षी पार्टी बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। और ये बात साफ होती है कि पीएम केयर फंड में जितने भी लोग शामिल हैं वो केवल सरकार के लोग ही शामिल हैं, चाहे वो स्वास्थ्य से, अनुसंधान से, विज्ञान से, सामाजिक से, कार्य, लोक प्रशासन, इन सभी से शामिल हैं। अगले सवाल पर हम चलते हैं। तो अगला अगर अदर डिटेल में अगर जाएंगे अपन, तो इसमें आखिर क्या देखने को मिलता है ये देख लेते हैं। कॉपी किया हमने और इसे गूगल ट्रांसलेटर में पेस्ट कर दिया। ये लीजिए, आगे आपका सामने हिंदी में, पीएम केयर फंड को भी FCRA के तहत छूट मिली है और विदेशी दान प्राप्त करने के लिए एक अलग खाता खोला गया है। मुझे आप एक बताइए, ये जो अलग खाता खोला गया है, ये आखिर इसका विवरण अभी तक इसमें क्यों नहीं दिया गया है? और आपको बता दें कि FCRA, ये जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कोष जो एक पहले खुला हुआ था, जो कि बिल्कुल इसी की तरह था, उसको भी उसी तरह समतुल्य कर रहे हैं कि पीएम केयर फंड की तरह FCRA भी एक आपदा से जूझने के लिए एक सरकारी संगठन थी। लेकिन अब आपको बताते हैं, और विदेशी दान प्राप्त करने के लिए अलग खाता खोला गया, तो इसका भी डिटेल नहीं है।
यह पीएम केयर फंड को विदेशों में स्थित व्यक्तियों, संगठनों से दान और योगदान को स्वीकार करने में सक्षम बनाता है। यह प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष के संबंध में है। PMNRF को 2011 के सार्वजनिक ट्रस्ट के रूप में विदेशी योगदान भी मिला था। अभी आप जो दो संस्थाएं अभी सुन पा रहे होंगे, एक जो पीएम केयर फंड है और एक PMNRF है। जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कोष आयोग जो है ये इससे पहले ही खुल चुका था और इसी की तरह काम करता है कि जैसे आपदा में या किसी भी भीषण युद्ध में अगर ज़रूरत पड़ते है नागरिकों तो उससे इसे पैसा दिया जा चुके। तो मुझे आप एक बताइए कि अगर इस प्रकार की अगर संस्था पहले से थी तो इस पीएम केयर फंड को लाने की ज़रूरत क्या थी, और अगर इस पीएम केयर फंड को अगर ला रहे हैं आप तो इसमें विपक्षी पार्टियों का कितना योगदान है। क्योंकि आगे देख लेते हैं, देखिए तो ये हमने देख लिया। अब ये जो है ये बैंक खाता जो खुला था इसका जो पूरी डिटेल है, डिटेल्स ऑफ डोमेस्टिक डोनेशन अकाउंट, नेम ऑफ अकाउंट पीएम केयर फंड, अकाउंट नंबर SBI और स्टेट बैंक न्यू दिल्ली यहाँ से खोला गया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब डोनेट अपन ने ये देख लिया कि ये जो सारी चीज़ें हैं आप इस तरीके से डोनेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके संवैधानिक ढांचे की कि आखिर RTI एक्ट, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 क्या कहता है। और इसके तहत एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, एक मिनट, इस चीज़ को आप ये जो PMNRF प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड जो है मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से पीएम केयर फंड को खोला गया था उसी तरह से PMNRF को भी खोला गया था 2011 में ही सरकार ने क्लैरिफिकेशन कर रखा है। इसके बारे में भी विवाद सारे उठे थे, उसको भी हम अपन डिस्कस करें। तो जैसा पीएमओ के अधिकारी ने, कुमार जी ने जैसा जवाब दिया था 29 मई को कि आप pmcare.gov.in पर जाकर इससे संबंधित जानकारियों को देखिए, हमने देखा और मुझे ये जानकारी मिलती है कि इससे जुड़ी जानकारी आपके पास एक भी नहीं है। जैसा आपने बोला तो आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। उसमें ये जानकारी है कि आखिर इस पीएम केयर फंड का आखिर ट्रस्टी कौन है, उसमें नाम कौन है और किस किस क्षेत्र से इस पीएम केयर फंड में सदस्य बन सकते हैं, विज्ञान से, स्वास्थ्य से और कानून से और समाज से, विपक्षी पार्टियों के जबकि व्यक्ति उसमें होने चाहिए, जबकि इसमें बिल्कुल भी नहीं है। आपने अपने कैबिनेट के अलग अलग क्षेत्रों के जो नेतृत्व करता है आपने उसको केवल रखा है और ये बात बिल्कुल भी दर्शाती है कि आप इससे बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंसी नहीं रख सकते हैं, जबकि इसमें विपक्षी पार्टियों के अलग अलग क्षेत्रों से व्यक्ति भी होने चाहिए। एक बात आपने और गैर करी होगी कि 2011 में एक और राहत कोष की बात बताई गई थी जिसका नाम है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष, जो कि उन्होंने पीएम केयर फंड की वेबसाइट और गाइडलाइंस ये कहती है कि ये इसी प्रकार का फंड है जिस प्रकार की 2011 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष खोला गया था और वो भी असंवैधानिक था। मतलब उसके लिए भी किसी संसद से विधेयक पारित नहीं करना पड़ा था, न कि विधायिका से। यह केवल सरकार के आदेशों के अनुसार यह कोष खोला गया और बिल्कुल उसके समतुल्य है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक कंट्रोवर्सी और भी आई थी, मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि इस राहत कोष को लेकर भी कंट्रोवर्सी चली थी 2006 में लगभग, मैं आगे आपको बताऊंगा। और इसमें यह भी कहा गया था कि इसमें RTI ने फिर ये कहा था कि यह भी एक पब्लिक अथॉरिटी नहीं है और इसका जवाब हम नहीं दे सकते। दूसरी बार भी यही बात आई, आपने पीएम केयर फंड खोला और दूसरी बार भी RTI फाइल हुई और इसमें यही बात आई कि केंद्र सरकार इससे याचिका खारिज करने की बात करता है RTI से कि आप इसका बिल्कुल भी जवाब मत दीजिए क्योंकि ये पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, यह सार्वजनिक नहीं है। अब आगे चलते हैं। अब मैं आपको ले चलता हूं कि जैसा उन्होंने कहा कि आप 2005 की धारा 2H के तहत पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। अब अगर हम ये समझ जाएं कि आखिर पब्लिक अथॉरिटी होता क्या है तो हम ये समझ जाएंगे कि आखिर RTI किसका जवाब दे सकता है और RTI किसका जवाब नहीं दे सकता है। पब्लिक अथॉरिटी का जवाब RTI देता है और ये बोल रहे हैं कि RTI अथॉरिटी नहीं है। तो हम चलकर देखते हैं कि आखिर 2005 सूचना का अधिकार जो कानून राइट टू इन्फॉर्मेशन है उसके अंतर्गत धारा 2H आखिर क्या कहता है। ये कह रहे हैं कि पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, तो देख लेते हैं। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं कि द वायर में लिखी गई इस लेख में, इसमें ये पूरी तरह से बताई गई कि RTI 2005 की धारा 2H आखिर क्या है उसको हम देखते हैं। अब आप देख सकते हैं कि इसमें द वायर ने RTI एक्ट के बारे में ये सारी चीज़ें बताई गई कि RTI एक्ट कौन कौन सा है और कौन कौन सी धाराएं हैं और इसमें किस संगठन संस्थाओं द्वारा सूचनाएं मांगी जा सकती हैं। आज के इस वीडियो हम इसमें देख रहे हैं, तो आप ये खुद देख लीजिए कि RTI एक्ट धारा 2H आखिर क्या कहता है। मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ।
आरटीआई एक्ट की धारा 2H, जैसा कि पीएमओ के अधिकारी ने कहा कि आप इस H धारा पर जाकर देखिए, जिसके तहत पीएम केयर फंड एक इसके अंतर्गत नहीं आता, पब्लिक अथॉरिटी के अंतर्गत नहीं आता, इसलिए हम जानकारी नहीं दे सकते। आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार के इसमें मतभेद हो रहे हैं। पब्लिक अथॉरिटी की परिभाषा इसमें दी गई है और ये बताया गया है, ध्यान से सुनिएगा बिल्कुल। धारा 2H में उपधारा A से लेकर D तक में बताया गया है कि कोई भी अथॉरिटी, बॉडी, संस्थान जिसका गठन संविधान, संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून, राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानून, सरकार द्वारा जारी किए गए किसी आदेश, अधिसूचना के तहत किया गया है, उसे पब्लिक अथॉरिटी माना जाएगा। तो मैं आपको समझा देता हूं कि ये जो पीएम केयर फंड है, इसकी न तो किसी कानून, न किसी विधायिका, न किसी संसद, न किसी सरकारी आदेश द्वारा किया गया था और न किसी अधिसूचना द्वारा किया गया था, इसलिए आरटीआई इसमें लागू नहीं होगा, ऐसा ये नियम कहता है। लेकिन अब मैं बताता हूं आरटीआई के ही पूर्व सूचना आयुक्त तो वो क्या कहते हैं, अब मैं आपको ये बताता हूं। मेरी बातों को आप ध्यान मत दीजिए। उस विभाग का वो व्यक्ति खुद कहता है कि पीएम केयर फंड आरटीआई के तहत आएगा और इसे जवाब देना पड़ेगा, तब आपको ये बात समझ में आएगी कि ये कितना तर्कसंगत है। आगे लिखते हैं कि पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त शैलेश गांधी क्या कहते हैं। पूर्व सूचना आयुक्त, मैं आपको बता दूं कि सूचना आयुक्त जो होता है उसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त और दो सूचना आयुक्त होते हैं, दो सूचना आयुक्त होते हैं। तो उसमें से जो एक सूचना आयुक्त थे वो थे गांधी, शैलेश गांधी। वो क्या इसके बारे में कहते हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय जब बिल्कुल गलत है और पीएमओ आरटीआई एक्ट के तहत पब्लिक अथॉरिटी है, आप यहाँ समझ ली थी कि वो क्या कहने हैं कि आरटीआई एक्ट के तहत पब्लिक अथॉरिटी है। उन्होंने कहा कि पीएम केयर धारा 2HD1 की परिभाषा के दायरे में है, वो परिभाषा की दायरे में है। ये बोलते हैं प्रधानमंत्री और मंत्री इसके पदेन ट्रस्टी हैं, वे सरकार की ओर से ट्रस्टी को नियंत्रित करते हैं और जो प्रधानमंत्री और उसके पदेन ट्रस्टी अगर नियंत्रित करते हैं तो उनको आरटीआई में ये है, रूल्स रेगुलेशन और गाइडलाइंस है कि आपको जवाब देना पड़ेगा। ये जवाब कहते हैं पूर्व सूचना आयुक्त जो शैलेश गांधी है, ये उनका जवाब है। और आपको मैं बता दूं और भी सूचनाएं दी गई हैं, आगे आप देखिए। धारा 2HD जिन्होंने ये बात की, इस धारा की जो बात की इन्होंने, उसको आप देखिए कि प्रधानमंत्री इसके प्रदेश ट्रस्टी वे सरकार के ट्रस्टी को नियंत्रित करते हैं इस धारा के अनुसार, इसलिए उनको जवाब देना बनता है। आगे धारा देखिए कि 2HD1 के मुताबिक भी कोई अथॉरिटी, 2HD1 के मुताबिक कोई भी अथॉरिटी जिसका गठन सरकारी आदेश, अधिसूचना के जरिए, अब मैं आपको दोबारा पढ़कर सुनाऊंगा कि कोई भी आदेश अधिसूचना के जरिए किया गया हो और ये या तो सरकारी के स्वामित्व में हो या इसे नियंत्रित किया जाता हो या सरकारी द्वारा काफ़ी हद तक वित्त पोषित हो, उसे पब्लिक अथॉरिटी कहा जाएगा। साफ मेंशन किया गया है धारा 2HD1 में। इससे पहले भी आरटीआई की गाइडलाइंस ये कहती है, आप ये खुद देख लीजिए, किसी आदेश या अधिसूचना के तहत किया गया हो वो पब्लिक अथॉरिटी माना जाएगा। इसके तहत शैलेश गांधी पूर्व सूचना आयुक्त भी ये कहते हैं कि पीएम केयर फंड जो है वो एक आरटीआई के तहत आता है, आरटीआई के गाइडलाइंस के अनुसार आता है, इसको जवाब देना ही पड़ेगा। लेकिन केंद्र सरकार ने इसका जवाब बिल्कुल भी नहीं दिया है। मैं आपको ले चलता हूं और भी विशेषज्ञों के पास जो ये कहते हैं पीएम केयर फंड के बारे में क्या कहते हैं। विशेषज्ञ ये कहते हैं कि पीएम केयर फंड का प्रचार सरकारी वेबसाइट के जरिए किया जा रहा है। इस फंड में अनुदान, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR खर्च माना जाएगा। इससे स्पष्ट है कि केंद्र सरकार की इसे स्पष्ट भूमिका है, इसलिए पीएम केयर से जुड़ी जानकारियां सार्वजनिक करनी चाहिए। आगे देखिए, अगर आप किसी फंड में अगर आप पैसे देते हैं तो आपके टैक्स नहीं लिए जाते हैं, लेकिन इसमें यह बात कही गई है कि कैग इसकी जांच भी करता है, जिन चीज़ों से टैक्स लिए जाते हैं उसकी जांच की जाती है। लेकिन पीएम केयर फंड में टैक्स बिल्कुल भी छूट है, इसलिए इसमें कैग जो होता है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो होता है। अब इस बात को आपको बिल्कुल आप समझ पा रहे होंगे कि सूचना आयुक्त, उस संगठन का सूचना आयुक्त अगर ये खुद कहे कि पीएम केयर फंड प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कोष की तरह है और उसके अंतर्गत आता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 के तहत इन लोगों को जानकारी देना चाहिए, जबकि केंद्र सरकार इससे बिल्कुल भी विमुख हो रहा है, मानने से मना कर रहा है। इसके पीछे कई कंट्रोवर्सी भी चली है। मैं आपको दोबारा दिखाता हूं फिर से आगे इसके बारे में कंट्रोवर्सी क्या चली थी और किस प्रकार की वही सूचना आयुक्त ने पहली
बार भी इन्होंने इन्फॉर्मेशन मांगी थी, जबकि केंद्र सरकार ने बिल्कुल भी नकार दिया था। हम ले चलते हैं आपको फिर से अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। तो मैं फिर से आ चुका है अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। अब आपको मैं बताता हूं कि यह पहला केस नहीं है कि इसमें लोगों ने जानकारी मांगी और केंद्र सरकार ने इसको मना कर दिया। इस प्रकार के कई केसेस भी आ चुके हैं और मैं आपको बताता हूं उसी संगठन से व्यक्ति ने जानकारी मांगी थी और केंद्र सरकार ने इसको ठुकरा दिया था। उस संगठन के व्यक्ति नहीं बल्कि मुख्य सूचना आयुक्त, जो सूचना आयुक्त होते हैं उसके नीचे, उस व्यक्ति ने ये इस सूचना का अधिकार के तहत ये जानकारी मांगी थी और इसकी जानकारी को ठुकरा दिया गया था कि हम ये पब्लिक अथॉरिटी नहीं होने के कारण आपको जानकारी नहीं दे सकते हैं। आपको ये पहला मौका नहीं दिख रहा होगा। ग्रेटर नोएडा के निवासी विक्रांत तोड़गे ने भी ये जानकारी आईटीआई के तहत प्रधानमंत्री सुप्रीम को एक विवादित कथन है का सहारा लेते हुए इससे बिल्कुल भी इनकार कर दिया गया है। अब मैं आपको ले चलता हूँ इस प्रकार के केस की तरफ। आप ये देखिए कि साल 2006 में आरटीआई कार्यालय शैलेश गांधी जो कि बाद में केंद्रीय सूचना आयुक्त बने थे, बाद में ये बने थे, आरटीआई के दायरे में पीएमएनआरबी के दानकर्ताओं और इससे लाभार्थियों के नाम से जानकारी मांगी थी। पीएमओ द्वारा जानकारी देने से मना किए जाने पर यह मामला केंद्रीय सूचना आयोग में चला गया था। इसके बाद क्या हुआ था कि सीआईसी ने पीएमओ के अधिकारियों ने कहा कि चूंकि पीएमएनआरएफ तो सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है और न ही इसे वित्तीय सहायता दी जाती, इसलिए आरटीआई एक्ट के तहत पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। आगे ये क्या कहते हैं, पर सीआईसी ने कहा कि चूंकि पीएमएनआरएफ प्रधानमंत्री कार्यालय के विवेकाधीन है और यहीं से ये मैनेज किया जाता है, इसलिए पीएमओ जनता को पीएमएनआरएफ से जुड़ी जानकारी दे। आप ये समझ सकते हैं कि एक लाइनों में ये पिछले साल अगर ये कहते हैं, दूसरी साल ये कहते हैं कि आप इससे इनकी जानकारियाँ, जुड़ी हुई जानकारियाँ देनी चाहिए। अब आयोग क्या कहता है, जहां लाभार्थियों को नाम बताने का सवाल है तो ऐसी जानकारी नहीं दी जा सकती क्योंकि ये निजता के दायरे में है। हालांकि अगर संस्थाओं को लाभ देने के बारे में जानकारी मांगी जाती है तो उसका खुलासा आरटीआई एक्ट के तहत करना होगा। ये किसका कहना है, आयोग का कहना है। और केंद्र सरकार ने क्या किया, केंद्र सरकार ने क्या किया, पलड़ा झाड़कर इससे विमुख हो गया और बोला कि हम इससे जानकारी नहीं दे सकते हैं। ऊपर से बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की जाती है कि आपको पीएम केयर फंड से जुड़ी जानकारी आपको देना चाहिए, तो भी उसको खारिज करने की आलोचना लगाता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि आयोग ने ये खुद कहा है कि आपको लाभार्थियों के नाम बताने वाले तो ऐसी जानकारी नहीं देनी चाहिए, मतलब आप जिसको लाभ दे रहे हैं उसको नाम जानकारी मत दें, लेकिन अगर संस्थाओं के लाभ देने वालों के बारे में जानकारी मांगी जाती है तो आपको आरटीआई के तहत आपको इसका खुलासा करना चाहिए। तो आप ये समझ सकते हैं। इसके बारे में और भी बहुत सारे केसेस हैं। अब आपको मैं बता दूं कि सीआईसी के इस आदेश 2015 को दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस राजीव एंडला की एक पीठ ने बरकरार रखा और कहा कि पीएमएनआरएफ संस्थागत दानकर्ताओं की जानकारी आरटीआई के तहत मुहैया कराए। हालांकि इस पीठ ने यह तय किया कि पीएमएनआरएफ पब्लिक अथॉरिटी है या नहीं है, इसने नहीं बताया, लेकिन उसने ये कहा कि आपको इससे जुड़ी जानकारियां देना बनता है और देना भी चाहिए। तमाम ये सारी चीज़ें देखने के बाद ये बात पता चलती है कि केंद्र सरकार सूचना आयोग आरटीआई 2005 का जो अधिकार दिया गया है, लोग अगर उनसे मांगते हैं तो उससे ये विमुख हो रही है, अपना पलड़ा झाड़ रही है कि हम नहीं दे सकते। जबकि पिछले कंट्रोवर्सी में आपने देखा कि जो सूचना आयुक्त हैं, मुख्य सूचना आयुक्त के अंदर 2 सूचना आयुक्त होते हैं, वो ये खुद कहते हैं कि ये पब्लिक जो जिस प्रकार की पीएमएनआरएफ जो पहले 2011 में खोला गया था वो एक पब्लिक अथॉरिटी है, जबकि आपको आरटीआई के तहत इसको जानकारी देनी चाहिए। जबकि ये भी कहते हैं कि पीएम केयर फंड भी एक सूचना के अधिकार के अंतर्गत आता है, आपको जानकारी देनी चाहिए, जबकि उन्होंने बिल्कुल भी नहीं दिया। तो आप ये समझ सकते हैं कि, और दूसरी बात, केंद्र पीएम केयर फंड की ये गाइडलाइंस ये कहती है कि आप इसमें कई विभागों के लोगों को रखेंगे, जबकि अपने मंत्री कैबिनेट के मंत्री को आपने रखा हुआ है। इसमें ट्रांसपेरेंसी कहाँ रहती है, इसमें पारदर्शिता कहाँ दिखती है आपको? इसमें घोटाला हो भी जाए तो कौन किसको जानता है? कोई नहीं बता सकता कि कौन पैसे ले गया और किसने पैसे लूट लिए। आप ये समझ सकते हैं। बाकी इस प्रकार के मतभेद को आप देख के समझ सकते हैं कि इसमें केंद्र सरकार बिल्कुल भी सटीक और उत्तरदायित्व वाला काम नहीं कर रही है कि अगर सूचना के अधिकार के तहत कोई जानकारी अगर मांगता है तो आपको जानकारी देनी चाहिए, ये बिल्कुल भी नहीं है, जो कि ऐसा होना चाहिए। तो मुझे ये लगता है कि इस प्रकार के अगर संगठन बनते हैं तो ये संवैधानिक तरीके से बनने चाहिए। अगर
और दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि इस प्रकार के अगर संगठन बनते हैं तो वो संवैधानिक तरीके से ही बनना चाहिए, ताकि संविधान में बैठे हुए जितने भी अधिकारी, बड़े अधिकारी, चाहे वो विधि अधिकारी हो, महान न्यायवादी हो, भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, लोक लेखा परीक्षक हो, वो इन चीज़ों की जाँच कर सके। इसमें तो कही गई है बातें कि जांच कर सकते हैं, लेकिन जांच होगा या नहीं होगा ये कैसे कह सकते हैं आप? इसकी जानकारी आपने क्यों नहीं दिया? आप पब्लिक अथॉरिटी के अंतर्गत नहीं रखते हैं। पब्लिक अथॉरिटी के अंतर्गत आने वाली चीज़ों को इस सरकारी कार्य में ये जो बड़े बड़े महान्यायवादी लोक लेखा परीक्षक होते हैं उसकी जांच करते हैं, जिसकी टैक्स लिए जाते हैं, जबकि इसकी टैक्स नहीं ली गई है। तो इसकी जाँच करने की कितनी एश्योरिटी बनती है कि आप इसकी जाँच करेंगे? आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार की जो लोकतंत्र में जो सारी चीज़ें हो रही हैं। आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो सूचना आयुक्त आरटीआई में एक फेरबदल भी किया गया था 2005 में, सॉरी 2005 में नहीं, मुझे डेट याद नहीं है, लेकिन 2005 जो सूचना का अधिकार है उसमें फेरबदल भी किया गया था कि जो मुख्य सूचना आयुक्त है उसके अंदर सूचना आयुक्त उसके वेतन भत्ते और सेवा शर्तें वो केंद्र सरकार रखेगी, मतलब कैबिनेट रखेगी, प्रधानमंत्री मोदी रखेंगे। और इसलिए आज आरटीआई का हाल ये है कि वो किसी भी मुद्दे पर लेकर के पूरी तरह से सूचना देने को निष्पक्ष नहीं है, विपक्ष में है। समझ गए आप? चलिए मिलते हैं अगली हाईलाइट्स न्यूज़ के साथ, इसी तरह मुद्दों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत। आपको ये खबर कैसी लगती है, एनालिसिस कैसी लगती है, वीडियो कमेंट में ज़रूर लिखें अपनी राय। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों के बीच ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और लोगों की बात पता चले कि आखिर इस प्रकार की बातें भी हैं। ठीक है? जय हिंद, जय भारत।